आज घर के अंदर मिस्टर कमल किशोर की सबसे छोटी बेटी लीजा का जन्मदिन था। सभी लोग घर पे आ चुके थे। अब संजना का पति राकेश बोला, संजना जल्दी से लीजा का केक कटवाओ, मुझे रात में किसी काम से दूसरी जगह जाना है। अब कमल किशोर का बड़ा बेटा कमल बोला, राकेश अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो जा सकते हो, जब तक पिताजी नहीं आएंगे तब तक हम लोग लीजा से केक नहीं कटवाएंगे। अब राकेश की वाइफ संजना बोली, कमल भाई साहब आप मेरे पति राकेश से अच्छी तरह बातचीत किया करो, क्योंकि ये मेरे पति हैं और इस घर के दामाद हैं। अब संजना आगे कुछ बोल पाती कि इससे पहले वहां मिस्टर कमल किशोर आ गए। कमल किशोर संजना से बोले, संजना तुम कमल से छोटी हो, इसलिए तुम्हें अपने बड़े भाई कमल से इस तरह बातचीत नहीं करना चाहिए। राकेश तुम्हारा पति हो सकता है, लेकिन इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। तुमने हमारी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से अपने कॉलेज फ्रेंड राकेश से शादी कर ली और इसे लाकर हमारे घर में घर जमाई बना दिया। संजना राकेश को समझा दो, ये इस घर में रह सकता है लेकिन इस घर के प्रोग्राम में दखलंदाजी ना करे। अब राकेश ने पिताजी की बात सुनी और अपना गिफ्ट संजना को देकर वहां से अपने काम के लिए चला गया और सभी लोग उसे देखते रह गए। अब कमल किशोर का सबसे छोटा बेटा किशोर बोला, पिताजी अगर आप लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो लीजा से बोल के केक कटवा दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ दूसरी पार्टी में जाना है। अब कमल किशोर उस पर चिल्लाकर बोले, किशोर अगर तुम्हें भी अपनी छोटी बहन की जन्मदिन की पार्टी को छोड़कर अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीने जाना है तो तुम जा सकते हो। मैंने इस घर में किसी को नहीं रोका है, मैं इस घर में केवल अपनी छोटी बेटी लीजा से प्यार करता हूँ। अब लीजा बोली, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है और आप सभी लोग आज के दिन भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। कमल किशोर बोले, लीजा बेटा तुम केक काटो, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। इतना सुन के लीजा ने कैंडल फूक के अपना केक काट दिया और वहां खड़े सभी लोगों ने ताली बजा के उसको हैप्पी बर्थडे बोला और उसको एक एक करके अपना गिफ्ट दे दिया। अब तालियों की आवाज सुनकर बाहर से कमल किशोर का ड्राइवर रघु अंदर आ गया और धीरे से बोला, हैप्पी बर्थडे लीजा मैडम। अब सेठ कमल किशोर रघु पे चिल्लाकर बोला, रघु तुमसे घर के अंदर आने के लिए किसने कहा था? तुम्हारा काम है मेरी कार चलाना और मेरी कार के अंदर बैठ के मेरा इंतजार करना। अब तुम बाहर जाओ, तुम्हें बर्थडे केक बाहर भिजवा दिया जाएगा। इतना सुन के रघु चुपचाप से बाहर चला गया और सभी लोग उसे देखते रह गए। उसके बाद सभी लोगों ने बर्थडे केक खाया और एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब कुछ देर बाद कमल किशोर का छोटा बेटा अपने दोस्तों की पार्टी में जाने के लिए बाहर निकला और रघु को केक की प्लेट देते हुए बोला, रघु पिताजी की बात का बुरा मत मानना, पिताजी का स्वभाव सभी लोगों के साथ ऐसा ही रहता है। इतना बोलकर किशोर पिता की कार पे केक की प्लेट रखकर दूसरी कार से अपने दोस्तों की पार्टी में चला गया। हेलो दोस्तों, फैन वाइडी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली गुमनाम हत्यारा लेके आए हैं। दोस्तों ये खतरनाक मर्डर मिस्ट्री रिडल है, कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब रात के समय रघु अपनी साइकिल से वापस अपने घर के लिए जा रहा था। तभी सुनसान पहाड़ी पर उसे कुछ अपराधियों ने रोक दिया। उन अपराधियों के हाथ में चाकू था। पहला अपराधी बोला, बॉस ये अपना दोस्त रघु है, ये भी एक साल पहले हमारे साथ गांव से इस शहर में काम करने आया था। हम लोग यहाँ रात में लूटपाट का काम करने लगे और ये किसी सेठ की यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करता है। लेकिन रघु आज तुम उदास क्यों हो? अब रघु साइकिल से उतर के बोला, लपेटा मुझे घर जाने दो, आज मेरे सेठ ने मुझे फिर से बिना वजह डांट दिया, इसलिए आज मेरा मूड खराब है। अब तीसरा अपराधी रघु को समझाते हुए बोला, रघु भाई अगर हम इस दुनिया में ईमानदारी से काम करते हैं तो सभी लोग हमें परेशान करते हैं, इसलिए हम चारों ने रात में यहाँ सुनसान पहाड़ी पे लोगों को लूटने का काम चालू कर दिया है। तुम हमारी बात मानो तो अपना काम छोड़कर हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। अब रघु ने कुछ सोचा और बोला, तुम सभी लोग मेरा एक काम करोगे? मेरा सेठ कमल किशोर बहुत अमीर इंसान है और उसे अपने पैसे पे बहुत घमंड है। मैं चाहता हूँ तुम उसकी सबसे छोटी बेटी लीजा को किडनैप कर लो और उससे 1 करोड़ रुपए की डिमांड करो। वो अपनी सबसे छोटी बेटी लीजा को बहुत ज्यादा चाहता है। सेठ उसे किडनैपिंग से छुड़ाने के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे देगा। उन 1 करोड़ रुपए में से तुम मुझे 50 लाख रुपए दे देना और बाकी पैसे आपस में बांट लेना। अब उनका बॉस गणपत बोला, नहीं रघु, अगर सेठ ने हमें 1 करोड़ रुपए दे दिया तो उसमें से हम लोग 5 बराबर हिस्से करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 20 लाख रुपए आएंगे। अब चौथा अपराधी जस्सू बोला, हाँ गणपत भाई आपने एकदम सही कहा, मुझे भी छोटी मोटी लूटपाट पसंद नहीं है। हम लोग रिस्क लेके सेठ की बेटी को किडनैप करेंगे और उसके बदले सेठ से 1 करोड़ रुपए की डिमांड करेंगे। रघु तुम्हारा सेठ कौन है और कहाँ रहता है? हम कल सुबह उसके घर जाके उसकी बेटी को किडनैप करेंगे। अब रघु बोला, नहीं, कमल किशोर के घर में उसके 2 बेटे 2 बेटी और एक दामाद रहता है। तुम लोग इतने लोगों के बीच में उसकी बेटी को किडनैप नहीं कर पाओगे। कल सुबह उसकी बेटी लिए फिर से अपने स्कूल जाएगी, तुम उसे स्कूल से किडनैप कर सकते हो। इतना बोल के रघु ने उन लोगों को लीजा का स्कूल का पता बता दिया और वहां से अपने घर के लिए चला गया। अब रात के समय संजना का पति राकेश अपना काम खत्म करके घर वापस आ गया। संजना उसका घर के बाहर इंतजार कर रही थी। संजना राकेश से बोली,
राकेश, मेरे घर में सभी लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम मुझे यहाँ से ले चलो, हम दोनों यहाँ से दूर किराए के घर में रह सकते हैं। अब राकेश बोला, संजना, मुझे भी तुम्हारे घर में घर जमाई बन के रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और मुझे अभी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए मैं तुम्हें किसी और घर के अंदर लेके नहीं जा सकता हूँ। कुछ दिन इंतजार करो, जिस दिन मेरी सैलरी बढ़ जाएगी मैं उस दिन तुम्हें लेके यहाँ से चला जाऊंगा, तब तक हम लोग इसी घर में रहेंगे। इतना बोल के दोनों घर के अंदर चले गए। अब दूसरे दिन रघु के प्लान के अनुसार उन चारों ने लिया के स्कूल पे जाकर उसको स्कूल की गेट से किडनैप कर लिया और उसे कार में डाल के वहां से ले गए और उसे शहर से दूर ले जाकर एक एकांत कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद अपराधियों के बॉस गणपत ने मिस्टर कमल किशोर को फोन लगाया और बोला, हमने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है, अगर उसे छुड़वाना चाहते हो तो कल रात 7 बजे पहाड़ी के ऊपर रास्ते पे आ जाना, हम लोग तुम्हें वहीं खड़े मिलेंगे और साथ में 1 करोड़ रुपया लेके आना। अब लीजा बोली, मुझे जाने दो वरना मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब लीजा की बात सुनकर सभी लोग हंसे और उस जगह का बाहर से लॉक लगा के वहां से चले गए और लीजा उस कमरे के अंदर बंद होके रह गई। अब इधर घर के अंदर सभी लोग किडनैपर का फोन सुन के घबरा गए। बड़ा भाई कमल बोला, पिताजी, हमें लीजा के बारे में पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पिताजी बोले, नहीं, पुलिस को किडनैपर के बारे में बताने से लीजा की जान को खतरा होगा। मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, मैं किडनैपर को पैसा देके लीजा को छुड़वा लाऊंगा। अब छोटा भाई किशोर बोला, पिताजी, अगर आपके पास इतना पैसा है तो मुझे क्यों नहीं दिया? मैं दूसरे देश जाके जॉब करना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ रहना अच्छा भी नहीं लगता है। अब कमल बोला, हाँ पिताजी, मुझे भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब संजना बोली, पिताजी, हमें भी रहने के लिए एक नया घर चाहिए, अगर आप इन दोनों को पैसा दोगे तो आपको मुझे भी अपना घर खरीदने के लिए पैसे देने होंगे। अब कमल किशोर ने सभी की बातें सुनी और चिल्लाकर बोला, सभी लोगों को अपनी अपनी जरूरतों का ध्यान है, लेकिन किसी को छोटी बहन लीजा की कोई चिंता नहीं है। अगर तुम सभी को पैसा चाहिए तो मेहनत करो और पैसा कमाओ और मुझसे पैसा मांगना बंद करो। अब पिताजी की बात सुन के सभी लोग चुप हो गए। कुछ देर बाद संजना के पति राकेश ने पिताजी से पूछा, पिताजी, आपको किडनैपर ने बताया है कि वो अपने साथियों के साथ पहाड़ी के ऊपर आपका इंतजार करेगा, लेकिन वो पहाड़ी सुनसान रहती है, वहाँ बहुत सारी गैंग लोगों को लूटने के लिए खड़ी रहती हैं। आप पैसा लेके वहाँ जाओगे तो उस किडनैपर को कैसे पहचानोगे? पिताजी, आप उस किडनैपर को फोन लगा के बोलिए किडनैपर अपने हाथ में लाल रंग का कपड़ा बांध कर रखे, जिससे आपको उसको पहचानने में आसानी होगी। अब पिताजी बोले, राकेश, तुमने पहली बार कोई समझदारी की बात बोली है। अब राकेश की बात सुन के कमल किशोर ने फिर से किडनैपर को फोन लगाया और लाल रुमाल हाथ में बांधने के लिए बोल दिया। अब रात के समय कमल किशोर ने 1 करोड़ रुपए अपने सूटकेस में डाले और किडनैपर को देने के लिए रात के समय बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आके रघु से बोला, रघु, मैं कार से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने घर निकल जाओ। अब सेठ की बातें सुनकर ड्राइवर रघु ने अपनी साइकिल उठाई और वहां से अपने घर के लिए चला गया। उसके जाने के बाद बड़ा बेटा कमल बोला, पिताजी, इतने सारे रुपए के साथ वहां आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कमल किशोर चिल्लाकर बोले, नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरा यहीं रह के इंतजार करो, मैं अकेले जाके किडनैपर को पैसा दे के लिया को वापस लेके आता हूँ। इतना बोल के कमल किशोर ने बैग अपनी कार के अंदर डाला और कार लेके वहां से पहाड़ी के लिए निकल गए। अब रात के समय सभी अपराधी कमल किशोर की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे और अपराधी जस्सू अपने हाथ में लाल रंग का रुमाल और दूसरे हाथ में बंदूक पकड़ के खड़ा था। कुछ देर बाद वहां कमल किशोर की कार अपराधियों के पास आकर रुक गई। जस्सू ने बंदूक से इशारा करके कमल किशोर को कार से बाहर आने के लिए बोला, लेकिन कमल किशोर बाहर नहीं आया। उसने अंदर से बॉस गणपत को फोन लगाया और बोला, मैं कार से बाहर नहीं आऊंगा, तुम मेरी बेटी लिया को लेके आओ और पैसे लेके जाओ। अब गणपत फोन पर बोला, सेठ जी, आप पैसे देके चले जाओ, अगर कल सुबह तक पुलिस ने हमें नहीं पकड़ा तो कल सुबह आपकी बेटी आपके पास पहुंच जाएगी। हम अपनी सुरक्षा के लिए कल सुबह तक आपकी बेटी को अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अब फोन पर कमल किशोर बोला, ओके, 1 करोड़ रुपया मेरी कार की डिग्गी में है, तुम पैसे निकाल लो। इतना सुनकर गणपत ने लपेटा को इशारा किया और लपेटा ने कार की डिग्गी खोलकर पैसों का सूटकेस बाहर निकाल लिया। अब पैसा निकालने के बाद सेठ कमल किशोर ने गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से चला गया। सभी अपराधी उसे देखते रह गए। उसके जाने के बाद ऊपर से ड्राइवर रघु चिल्लाकर बोला, गणपत भाई, पैसा आ गया, सब लोग आपस में पैसा बांट लो। गणपत बोला, नहीं रघु, यहाँ पुलिस आने का खतरा है, जब तक लीजा अपने घर नहीं पहुंच जाती तब तक हम लोग पैसा नहीं बांटेंगे। इतना बोल के सभी लोग वहां से लीजा के पास चले गए। अब रात के समय राकेश अपना काम खत्म करके घर वापस आया और सभी लोग पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बज गए, लेकिन सेठ कमल किशोर घर वापस नहीं आया। कमल बोला, पिताजी और लीजा अब तक घर वापस नहीं आए, पता नहीं किडनैपर ने उसके साथ क्या किया होगा। किशोर बोला,
मैंने उनको पहले ही कहा था मुझे साथ लेके चलो, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते हैं। राकेश बोला, अब हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए। इतना बोल के सभी लोग पुलिस स्टेशन चले गए। अब रात में सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। डिटेक्टिव डीके बोला, उस पहाड़ी पे बहुत लूटपाट होती है, हमें अभी कमल किशोर जी को ढूंढने चलना चाहिए। इतना सुन के इंस्पेक्टर और सभी लोग वहां से सेठ जी को ढूंढने निकल गए। अब वो सभी लोग पुलिस की गाड़ी में बैठकर सेठ जी को ढूंढने जा रहे थे। तभी कुछ देर बाद उनको रास्ते में एक जगह सेठ जी की गाड़ी दिखाई दी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और बाहर आ गए। सभी ने गाड़ी से बाहर आकर देखा सेठ जी की लाश जमीन पर पड़ी हुई है और उनके सीने में किसी ने गोली मारी है। अब इंस्पेक्टर ने उनकी कार के अंदर से पैसों का बैग चेक किया। उनको पैसों का बैग दिखाई नहीं दिया। इंस्पेक्टर डिटेक्टिव डीके से बोला, डीके, सेठ जी की कार के पीछे सीट पे खून के धब्बे हैं और इनका पैसों का बैग गायब है। अर्थात उन लुटेरों ने सेठ जी से पैसे पहाड़ी पर लूटे और उनको मार के यहाँ फेंक गए हैं। मतलब लीजा हुई उन अपराधियों के पास है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है सेठ कमल किशोर का खून उन किडनैपरों ने नहीं किया है। इनको मारने वाला कोई और व्यक्ति है। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, किडनैपरों ने कमल किशोर को नहीं मारा, ऐसा डिटेक्टिव डीके को क्यों लगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कमल किशोर जी ने उन किडनैपरों को नहीं मारा। इसके दो कारण हैं। नंबर 1, सेठ जी किडनैपरों की डिमांड पर पूरा 1 करोड़ रुपए लेके वहां गए थे, इसलिए वो अपराधी इनको क्यों मारेंगे? नंबर 2, अगर वो किडनैपर अपना सबूत मिटाने के लिए सेठ जी को मार देते हैं तो उनको उसी पहाड़ी के रास्ते पर सेठ जी को मार के भाग जाना चाहिए था। लेकिन वो किडनैपर सेठ जी के पैसे पहाड़ी पर लूटकर उनको गोली मारकर यहाँ 3 किलोमीटर पहाड़ी के नीचे लाश फेंकने क्यों आए और गाड़ी से लाश बाहर निकाल के भाग गए? किडनैपरों ने ऐसा क्यों किया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अब डीके की बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम्हारी बात सुनकर मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि किडनैपरों ने ऐसा क्यों किया होगा। अब सेठ का बड़ा बेटा कमल बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, किडनैपरों ने पिताजी से फोन पर 1 करोड़ रुपया मांगा था और पिताजी पूरा 1 करोड़ रुपया देने गए थे, लेकिन उन अपराधियों ने पैसे लेने के बाद पिताजी को क्यों मार डाला? अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, सेठ कमल किशोर जी का मोबाइल फोन कहाँ है? आप कार के अंदर से इनका मोबाइल फोन चेक कीजिए। अब डीके के कहने पर इंस्पेक्टर ने कार की सीट के नीचे सेठ जी का मोबाइल निकाला और सेठ जी के फिंगरप्रिंट से मोबाइल खोला। इंस्पेक्टर बोला, डीके, सेठ जी ने आखिरी बार किडनैपरों से फोन लगाए बातचीत की है। अब डीके ने सेठ जी का फोन अपने हाथ में लिया और किडनैपर को उसी नंबर पर फोन लगाया। अब फोन पर कुछ देर बाद किडनैपर गणपत बोला, सेठ जी, आप क्यों बार बार परेशान हो रहे हो? आपने हमें पैसा दे दिया है, अब आप हम पे विश्वास रखो। कल सुबह हमारा आदमी आपकी बेटी ले जाकर स्कूल के रास्ते पे छोड़ जाएगा। लेकिन सेठ जी, आपके सूटकेस में 1 करोड़ रुपया नहीं निकला। हमें आपके सूटकेस के अंदर 80 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपसे और पैसे नहीं मांगेंगे। हम कल सुबह आपकी बेटी को स्कूल के रास्ते पे छोड़ देंगे। अब आप सो जाओ और हमें भी सोने दो। डीके बोला, इंस्पेक्टर, मेरा अंदाजा सही निकला। सेठ कमल किशोर को किडनैपरों ने नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने मारा है। अब किशोर बोला, इंस्पेक्टर साहब, जिस कातिल ने हमारे पिताजी को मारा है उसी आदमी ने सूटकेस के अंदर से 20 लाख रुपए निकाले हैं, इसलिए किडनैपरों को सूटकेस के अंदर 80 लाख रुपया मिला है। लेकिन अगर कातिल ने बीच रास्ते में सूटकेस से 20 लाख रुपए निकाले थे तो उसने सूटकेस में 80 लाख रुपए क्यों छोड़ दिए? वो कातिल उस समय पिताजी को मारकर पूरा 1 करोड़ रुपए ले जा सकता था। फिर उसने केवल 20 लाख रुपए निकाल के पिताजी को छोड़ क्यों दिया था? और उसके बाद पिताजी किडनैपर को पैसा देके वापस लौटे तो उस आदमी ने पिताजी को क्यों मारा? अगर उसे मारना था तो वो पहले ही मार देता और पूरा 1 करोड़ रुपए लेके भाग जाता। अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, मुझे लगता है पिताजी के सूटकेस से 20 लाख रुपए तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति ने निकाल लिए हो, अर्थात तुम्हारे पिताजी घर से ही 80 लाख रुपए लेके वहां गए हो। अब संजना बोली, नहीं सर, हमारे पिताजी बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। वो अपना पैसा हम लोगों से भी छुपा के बैंक के अंदर रखते थे और आज सुबह वो बैंक से 1 करोड़ रुपए लेके किडनैपर को देने के लिए घर लेके आए थे। हम सभी लोगों ने उनके पैसे गिने, काउंट किए थे। मतलब घर के अंदर किसी ने उनके पैसे नहीं निकाले थे। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, सेठ कमल किशोर को किसने मारा और 20 लाख रुपए कहाँ गए? इसका जवाब हमें सुबह किडनैपर बताएगा। इतना बोल के इंस्पेक्टर ने वहां फोन करके एम्बुलेंस बुला ली और सभी लोग घर पर चले गए। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, सेठ कमल किशोर को किसने मारा और क्यों मारा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब दूसरे ने लपेटा लीजा को वापस स्कूल छोड़ने गाड़ी से आया। उसने गाड़ी रोक के रास्ते में लीजा को बाहर उतारा। तभी पुलिस की टीम ने उसे आके घेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ के पूछा, तुमने कमल किशोर को क्यों मारा और तुम्हारे साथी और पैसा कहाँ है? अब लपेटा घबरा के बोला, सर, हमने किसी को नहीं मारा। कल रात हमको सेठ कमल किशोर ने पैसे दिए, फिर भला हम उसे क्यों मारेंगे?
अब पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पुलिस वैन के अंदर बिठा के उसके अड्डे पे ले गई। कुछ देर बाद वो गाड़ी से उनके अड्डे पे पहुंच गए। उसके बाद डिटेक्टिव डीके और इंस्पेक्टर कार से बाहर आ गए, लेकिन उनको बाहर आके कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने अंदर जाके देखा तो अंदर भी उनको कोई नजर नहीं आया, लेकिन अंदर पैसों से भरा सूटकेस रखा था। अब पुलिस ने घर के अंदर जाके सभी को चेक किया, लेकिन अंदर उनको वहां पर कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। अब अंत में पुलिस ने पैसा और लपेटा को अरेस्ट करके वहां से पुलिस थाने के लिए चली गई। अब पुलिस के निकल जाने के बाद वहां कुछ देर बाद चुपचाप से तीनों अपराधी आ गए। रमन बोला, गणपत भाई अच्छा हुआ हम लोग यहाँ से बाहर जाके छुप गए थे, वरना पुलिस लपेटा के साथ साथ हमको भी ले जाती। गणपत भाई, सेठ कमल किशोर ने हमें धोखा दिया है। उसने हमें पकड़ने के लिए पुलिस लगाई थी और पुलिस ने लपेटा को किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां ड्राइवर रघु आ पहुंचा और बोला, कल रात किसी ने घर जाते समय कमल किशोर का खून कर दिया, इसीलिए पुलिस तुम्हें मर्डर के जुर्म में पकड़ने आई थी। अब तुम कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव चले जाओ, वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। अब जस्सू बोला, गणपत भाई इस रघु की बातों में आकर हम लोगों ने किडनैपिंग की और आज बेगुनाह होते हुए भी सेठ के मर्डर के केस में फंस गए। हम लोगों को पुराना काम लूटपाट करना सही काम था, हमने ज्यादा लालच के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर दिया। अब गणपत भाई बोले, दोस्तों तुम चिंता मत करो, जीवन में कभी कभी सुख की जगह दुख आ जाता है, जिसे हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि इसका डटकर सामना करना चाहिए। इसलिए हम लोग पुलिस से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस चलते हैं। अब रमन बोला, लेकिन भाई ये दुख नहीं है, ये मर्डर केस है, क्योंकि लपेटा ने पुलिस को हम सभी के बारे में बता दिया होगा और पुलिस हमें खोजने के लिए घूम रही होगी। हमें आज रात इसी शहर से भागना होगा। अब रघु बोला, भाई लपेटा ने मेरे बारे में भी पुलिस को बता दिया होगा, मतलब अब मैं सेठ के घर पे नहीं जा सकता हूँ। मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो, मैं भी आपके साथ गांव चलता हूँ। अब रमन चिल्लाकर बोला, भाई हमारे पास अभी खाने तक के पैसे नहीं हैं और ये सब रघु के कारण हो रहा है। आप इसे हमारी टीम में शामिल मत करना, वरना हम तीनों एक एक करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब गणपत भाई मुस्कुरा के बोले, इंसान कभी गलत नहीं होता है, उसके हालात गलत होते हैं। रघु अब हमारी टीम में ही रहेगा और गांव जाने के लिए हमें पैसों की नहीं बल्कि एक गाड़ी की जरूरत है। अब हमें फिर से किसी और रास्ते पर किसी राहगीर की कार लूटनी होगी। हम उस व्यक्ति के पैसे व उसकी कार को लेकर आज रात ही अपने गांव चले जाएंगे। अब जस्सू बोला, गणपत भाई हम लोग ट्रेन में बैठकर भी अपने गांव जा सकते हैं, फिर कार लूटने की जरूरत है। अब रघु बोला, गणपत भाई सही बोल रहे हैं, पुलिस हमें रेलवे स्टेशन पर भी ढूंढ सकती है, इसलिए हमें रात होने तक इसी जगह पे छुप के बैठना होगा। अब पुलिस यहाँ नहीं आएगी और रात होने पर मैं और जस्सू बाहर जाएंगे और बंदूक दिखाकर किसी व्यक्ति की कार और उसके पैसे लूट के यहाँ ले आएंगे। उसके बाद हम सभी लोग यहाँ से अपने वापस गांव के लिए निकल जाएंगे। इतना बोल के उन लोगों ने बाहर का गेट लगाया और अंदर चुपचाप से रात होने का इंतजार करने लगे। अब उन सभी को इंतजार करते करते धीरे धीरे रात हो गई और रात होने पर रघु और जस्सू बाहर का शटर खोल के कार लूटने चले गए और रमन और गणपत उनको देखते रह गए। कुछ देर बाद वो लोग एक झील के किनारे पहुंच गए और पेड़ों के पीछे छिप गए। तभी वहां कुछ देर बाद एक कार आके रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा रखा था। अब उसे देखकर सामने खड़े जस्सू ने चाकू दिखाया और उस आदमी से बोला, अपना पर्स और गाड़ी की चाबी निकाल के यहाँ रख दो। जस्सू की बातें सुनकर वो नकाबपोश डर गया और पर्स और गाड़ी की चाबी रखकर वहां से भाग गया और जस्सू उसे देखता रह गया। उस आदमी के जाने के बाद रघु पेड़ के पीछे से बाहर आया और आश्चर्य से बोला, जस्सू भाई हमें गांव जाने के लिए कार मिल गई, लेकिन ये आदमी अपने चेहरे पे मास्क लगाए क्यों आया था? अब जस्सू बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रघु हमने उससे गाड़ी व उसके पैसे लूट लिए हैं, अब हमें वापस गणपत बॉस के पास चलना चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने पर्स व चाबी उठाई और कार में बैठ के वापस गणपत भाई के पास चले गए। अभी वो लोग कार लेके रास्ते से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में अचानक पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई और उन दोनों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस को देख के रघु और जस्सू घबराते हुए बाहर निकले। रघु ने कार से बाहर आकर देखा पुलिस के साथ कमल किशोर का छोटा बेटा किशोर और उसकी बहन संजना और राकेश भी आए हुए थे। अब पुलिस इंस्पेक्टर बोला, संजना लपेटा सच बोल रहा था, तुम्हारा ड्राइवर रघु ये सब कर रहा है। इसी ने चारों किडनैपर के साथ मिलकर तुम्हारे पिताजी की हत्या करवाई थी और आज इसी ने तुम्हारे बड़े भाई कमल को भी मार डाला है। अब रघु घबराकर बोला, नहीं संजना मैडम, हम लोगों ने किसी को नहीं मारा। ये सच है कि मैंने पैसों के लालच में अपने दोस्तों से लीजा की किडनैपिंग करवाई थी, लेकिन उस रात किसी और व्यक्ति ने कमल किशोर जी को मारा था। और इंस्पेक्टर साहब, आज हमने इनके भाई को भी नहीं देखा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने इनके बड़े भाई कमल को मारा है? अब इंस्पेक्टर ने जस्सू की तलाशी ली और उस तलाशी में जस्सू के पास कमल का पर्स निकला और दूसरे इंस्पेक्टर ने कार के पीछे की डिग्गी खोली, उसके अंदर से कमल की लाश मिली।
अब उस कार की पीछे की डिग्गी में कमल की लाश देखकर रघु और जस्सू आश्चर्यचकित हो गए और पुलिस उन दोनों को कमल किशोर और कमल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, कमल को किसने मारा और वो नकाबपोश कौन था? दोस्तों, कमल किशोर और उसके बेटे कमल का मर्डर उनके दामाद राकेश ने किया है। राकेश को संजना के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती थी। अब जब राकेश को पता चला कि सेठ कमल किशोर के बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, तब उसने इस घर के प्रत्येक सदस्य को मारकर उनका घर और उनके पैसे लूटने का प्लान बनाया। अब जब कमल किशोर 1 करोड़ रुपए का सूटकेस लेकर अकेले कार से किडनैपर को पैसे देने जा रहे थे, तो बीच रास्ते में उनको राकेश ने रोका और कमल किशोर के बाहर निकलने पर उनको गोली मार दी और उनके सूटकेस से 20 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद राकेश ने उनकी बॉडी को कार में डाला और किडनैपर को पैसे देने चला गया। इसलिए पहाड़े पर कमल किशोर बाहर नहीं आए थे, क्योंकि उस समय कमल किशोर कार के पीछे मरे हुए पड़े थे और कार के आगे राकेश उनके फोन से अपराधी गणपत से बातचीत कर रहा था। राकेश चाहता था किडनैपर पैसा लेने के बाद लिया को छोड़ दे, जिससे कि राकेश उसे भी अकेले में जाके मार सके और सारा इल्जाम किडनैपर पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लीजा की जान बच गई। अब दूसरे दिन राकेश फिर से रात के समय ऑफिस का काम करने बाहर गया था। उसने रात में कमल किशोर के बड़े बेटे कमल को सुनसान जगह पे बुलाया और उसे भी गोली से मार डाला। कमल के मरने के बाद राकेश ने उसकी ब्लैक कार की नंबर प्लेट चेंज करके मास्क लगाया और कमल की बॉडी को कार की डिग्गी में रखकर उसे फेंकने पानी की झील पे पहुंच गया। लेकिन वहां जस्सू और रघु कार लूटने के लिए पहले से ही छुपे थे। अब राकेश ने जस्सू के हाथ में चाकू देखा और कार से बाहर आकर पर्स और उसकी कार की चाबी दे दी और अकेले में जाकर कमल के मोबाइल से जस्सू के बारे में पुलिस को बता दिया। इस तरह जस्सू और रघु कमल के मर्डर केस में पकड़े गए, जबकि ये सब काम राकेश का था। अब उनके जाने के बाद रमन पत्थर से निकलकर बोला, गणपत भाई, कोई आदमी कमल किशोर के परिवार को मारता जा रहा है और हम लोग उन मर्डर केस में फंसते जा रहे हैं, जबकि ये मर्डर हम लोगों ने नहीं किए हैं। गणपत बोला, रमन, तुम सही बोल रहे हो। अब हम दोनों इस शहर के बाहर नहीं जा सकते हैं। पुलिस हमको हर जगह ढूंढ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? रमन बोला, भाई आप चिंता मत करो, अब केवल हम दोनों बचे हैं। अगर हमने अभी भी लूटपाट का काम बंद नहीं किया तो पुलिस को द्वारा पकड़े जाएंगे। अब हमें मेहनत करके पैसा कमाना होगा और चुपचाप से पुलिस से बचकर इसी शहर में रहना होगा। गणपत भाई, मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ में काम मिल जाएगा और वहाँ पर हम लोग काम करके पैसा भी कमा सकते हैं और वहीं पर खाने व रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना बोल के रमन गणपत को अपने साथ वहाँ ले गया। अब इधर कमल किशोर के घर में सभी लोग पिताजी और कमल के मरने के कारण दुखी थे। तभी रात में राकेश काम करके घर पे आया और संजना से बोला, संजना, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगा दो। संजना बोली, राकेश तुम टेबल पे बैठो, मैं किशोर और लीजा को भी खाने के लिए बुला के लाती हूँ। इतना बोल के संजना किशोर के कमरे में उसे बुलाने चली गई। अब संजना ने किशोर के कमरे में जाके देखा, किशोर अपने कमरे में शराब पी रहा था। संजना बोली, किशोर, पिताजी और भाई को मरे हुए कुछ दिन हुए हैं और तुम शराब पी रहे हो। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो तुम घर के अंदर शराब नहीं पी सकते थे। अब किशोर चिल्लाकर बोला, संजना, तुम मेरी बहन हो, लेकिन मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है और मैं अपने पिताजी घर में बैठ के शराब पी रहा हूँ और मुझे इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। अब संजना ने पूछा, किशोर, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? किशोर बोला, संजना, मुझे अब इस घर में किसी पे विश्वास नहीं है। पिताजी का पैसा पाने के लिए हमारे घर में हत्याएं और मर्डर होते जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा पति राकेश पैसा पाने के लिए हम सभी को मारना चाहता हो और तुम्हें इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि पिताजी और कमल भाई का मर्डर रात में हुआ था और तुम्हारा पति भी रात में ऑफिस का काम करने जाता है। अब संजना चिल्लाकर बोली, किशोर, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे पति ने सब मर्डर किए हैं? किशोर बोला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए आज तुम दोनों इस घर में रह रहे हो। अब मेरा दिमाग खराब मत करो और यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मेरे लिए खाना मत बनाना। आज से मैं बाहर खाना खा के आऊंगा और बाहर का ही पानी पीऊंगा, क्योंकि अब मुझे इस घर में किसी पे विश्वास नहीं है। अब किशोर की बातें सुनकर सभी लोग उसके कमरे से बाहर चले गए। अब दूसरे दिन सुबह सुबह घर के बाहर आके राकेश बोला, संजना, आज रात मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है, मैं आज रात देरी से घर आऊंगा। इतना बोल के राकेश ने अपनी बाइक उठाई और वहां से बैग लेके अपने घर से निकल गया और संजना उसे देखती रह गई। अब शाम के समय घर पर संजना और लिया अकेले बातचीत कर रहे थे। तभी किशोर घर के अंदर आया और अपने कमरे में चला गया और संजना उसे चुपचाप से देखती रह गई। उसके बाद उन दोनों ने फिर से बातचीत करना स्टार्ट किया और रात 9 बज गए। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और लीजा अपने कमरे में सोने चली गई। अब रात के 10 बज रहे थे। संजना को किशोर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। संजना किशोर के कमरे में उसे देखने गई। अंदर जाके संजना ने देखा किशोर जमीन पर मरा हुआ पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। संजना ने तुरंत फोन करके पुलिस को वहां बुला लिया।
कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव डीके वहां आ गए। अब डीके ने किशोर की लाश देखकर बोला, इसके मुंह से झाग निकल रहा है, इसे किसी ने जहर दे के मारा है। और टेबल पर इसकी शराब की बोतल रखी हुई है, लेकिन इसका गिलास खाली है और टेबल के नीचे पानी भी फैला हुआ है, अर्थात इसे किसी ने खाने या शराब में जहर दे के मारा है। अब संजना बोली, हाँ सर, किशोर कुछ दिनों से बाहर खाना खाने जाने लगा था और शराब भी वो बाहर से खरीद के लाता था और घर के अंदर बैठ के पीता था और बाहर की पानी की बोतल का पानी पीता था। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, हमें सबसे पहले इसकी शराब की बोतल को लैब में चेक करवाना होगा। अगर इस बोतल के अंदर जहर मिल गया तो समझा जाएगा कि इसके किसी दोस्त ने इसे शराब के अंदर जहर दे के मारा है। और अगर इसकी शराब की बोतल के अंदर जहर नहीं निकला तो हमें उसकी खाने वाली जगह पे जाना होगा। हो सकता है हत्यारे ने किसी खाने वाले वेटर के द्वारा मिलकर इसे खाने में जहर दिया हो। इतना बोल के इंस्पेक्टर और डीके ने वहां एम्बुलेंस बुलाई और किशोर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। तभी वहां दूसरे शहर से संजना का पति राकेश भी वापस आ गया। अब दूसरे दिन रेस्टोरेंट में जाके पुलिस ने मालिक को फोटो दिखाकर पूछा, कल रात ये आदमी यहाँ खाना खाने आया था, इसे किसने खाना खिलाया था? तभी वहां रमन आ गया। मालिक बोला, साहब, हमारे होटल में 2 वेटर काम करते हैं, दूसरा वेटर कुछ दिनों से काम करने नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा वेटर रमन ही सभी को खाना खिलाता है। इतना सुन के पुलिस ने रमन को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। अब पुलिस स्टेशन में ले जाकर इंस्पेक्टर ने रमन से पूछा, तुम सभी लोग किसके कहने पे कमल किशोर के परिवार को मारना चाहते हो? कल रात किशोर तुम्हारे होटल में खाना खाने गया था, उसके बाद उसने घर जाके शराब पी, लेकिन उसकी शराब की बोतल में जहर नहीं था। मतलब कल तुमने रात में किशोर को खाने में जहर दे के मार डाला। बताओ, तुम ये सब हत्या किसके कहने पे कर रहे हो और तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? अब रमन दुखी मन से बोला, इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने आज तक किसी को नहीं मारा। हम लोगों ने केवल कमल किशोर की बेटी को किडनैप किया था और उसे बाद में छोड़ दिया था। हम लोग उसी दिन से उसके परिवार के मर्डर केस में फंसते जा रहे हैं, जबकि हम लोगों ने आज तक किसी को नहीं मारा है और हम लोग कमल किशोर के परिवार को जानते तक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिमाग लगाए कमल किशोर के परिवार को मारता जा रहा है और हम लोग इत्तेफाक से फंसते जा रहे हैं। अब इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं मानी और उसे भी अपने साथियों के साथ जेल में डाल दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, शराब की बोतल में जहर नहीं था और रमन ने किशोर को खाने में जहर नहीं दिया, फिर किशोर को जहर देकर किसने मारा और कैसे मारा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब शाम के समय गणपत रमन को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गया। मालिक ने बताया, आज से तुम्हारे दोस्त रमन को पुलिस ने कमल किशोर के बेटे को जहर देने के इल्जाम में अरेस्ट करके ले गई है। अब तुम रमन की जगह काम कर सकते हो। अब गणपत ने कमल किशोर का नाम सुना और घबराकर बोला, नहीं, या फिर से पुलिस मुझे ढूंढने आ सकती है, अब मैं दूसरी जगह काम करूंगा। इतना बोल के गणपत वहां से भाग गया और मालिक उसे देखता रह गया। अब प्रतिदिन की तरह रात के समय राकेश अपने ऑफिस का काम करके वापस घर लौटा। राकेश बोला, संजना, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो और खाने के लिए लीजा को भी बुला लो। अब किशोर के मरने के बाद इस घर में हम दोनों और लीजा बचे हैं, हमें उसका ख्याल रखना होगा। अब संजना बोली, राकेश, आज लीला ने घर में खाना खाने के लिए मना कर दिया है। उसने अपना खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया है। उसे किशोर के मरने के बाद हम लोगों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। इतना बोल के संजना ने राकेश के लिए टेबल पर खाना लगा दिया और राकेश चुपचाप से खाना खाने लगा। अब खाना खाते समय संजना ने राकेश से पूछा, राकेश, आज मुझे तुम्हारे बैग से 20 लाख रुपए मिल गए। ये वही पैसे हैं जो तुमने पिताजी को मारकर उनके सूटकेस से निकाले थे। अब मुझे समझ आया कि इन सभी हत्याओं के जिम्मेदार तुम हो। तुम ही हो वो गुमनाम हत्यारे जो हमारे परिवार को एक एक करके मारते जा रहे हो। तुमने ही मेरे बड़े भाई कमल को रास्ते में बुलाकर मारा और तुमने ही मेरे छोटे भाई किशोर की हत्या की। अब राकेश खाना खाते हुए हंसते हुए बोला, संजना, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये बताओ, किशोर इस घर में जहर के कारण मारा गया, उस समय मैं घर पे नहीं था, फिर मैंने उसे कैसे मारा होगा? संजना बोली, किशोर को इस घर में किसी के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो बाहर खाना खाने जाने लगा था, लेकिन वो शराब घर के अंदर लाके पीता था और तुमने उस दिन किशोर के कमरे में शराब का भरा हुआ गिलास भी देखा था। अब तुम्हें किशोर को इस तरह मारना था कि वो मर जाए और तुम्हारा नाम ना आए और कोई सबूत भी ना मिले। इसीलिए तुमने दूसरे शहर जाने से पहले रात में किचन में जाकर फ्रिज के अंदर बर्फ की ट्रे, आइस ट्रे के अंदर पानी भरा और उस पानी के अंदर जहर मिला दिया, जिस कारण आइस ट्रे का जहर का पानी कुछ समय बाद जमकर बर्फ आइस में बदल गया। और तुम अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए इस घर के अंदर मैं और लीजा बर्फ आइस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद किशोर अपनी शराब के गिलास के अंदर आइस डालने के लिए फ्रिज के अंदर आइस लेने जरूर जाएगा और तुम्हारी जहर वाली आइस क्यूब को गिलास के अंदर डालेगा और उस शराब को पीकर मारा जाएगा। इस तरह तुमने मेरे छोटे भाई किशोर की हत्या की।
मतलब तुमने ही मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई कमल और किशोर को मारा है। तुम ही हो वो गुमनाम हत्यारे। अब राकेश खाना खाते हुए रुक गया और मुस्कुरा के बोला, यस माय डियर संजना, ये सब मैंने तुम्हारी और हमारी लाइफ के लिए किया है। अब तुम्हारे पिताजी का पूरा 9 करोड़ रुपया हमारा होगा और आज से इस घर के मालिक हम होंगे और हम लोग ही लीजा की देखभाल करेंगे। अब संजना चिल्लाकर बोली, हम नहीं, मैं। आज से इस घर की मालकिन मैं और लीजा होंगे और तुम मेरे पिताजी और भाइयों के मर्डर के जुर्म में जेल जाओगे। अब राकेश ने बंदूक निकाली और दिखाते हुए बोला, संजना, तुम मुझे क्या पागल समझ रही हो? अगर मैं इस दौलत पैसे के चक्कर में तुम्हारे परिवार को मार सकता हूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। अब आज मुझे फिर से गुमनाम हत्यारा बनना होगा और तुम्हें गोली मारकर कहीं और जाके फेंक के आना होगा और तुम्हारी गुमशुदा रिपोर्ट पुलिस में लिखवाकर मैं और लीजा इस घर के मालिक बन जाएंगे। हा हा हा। अब संजना हंसकर बोली, राकेश, मेरे पिताजी सही बोलते थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी और तुम जैसे लालची इंसान से शादी कर ली, इसलिए आज तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु होगी। लेकिन राकेश, तुम मुझे मार के जीत नहीं पाओगे, तुम भी मारे जाओगे और जीत आज भी हमारे परिवार की होगी और पिताजी का पूरा पैसा अब केवल लीजा को मिलेगा। आज सुबह जब मुझे तुम्हारे बैग से पैसे मिले तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में जहर डाल दिया था। अब तुम मुझे गोली मार दो और कुछ देर बाद खाने में जहर के कारण तुम भी मारे जाओगे। हा हा हा। अब संजना की बात सुनकर राकेश को गुस्सा आ गया और उसने अपनी वाइफ संजना को गोली मार दी। संजना गोली खा के जमीन पर गिर गई और मर गई। उसके बाद राकेश अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल भागना चाहा, लेकिन वो भी उसी कमरे में जहर के कारण गिर गया और मर गया। अब उस घर में कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। अब उस घर में केवल अकेली लीजा बची थी। तभी बाहर लीजा का खाने का पार्सल देने डिलीवरी बॉय गणपत वहां आ पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई और देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। अब गणपत खाने का पार्सल लेकर घर के अंदर आ गया। अंदर आके उसने देखा घर के अंदर दो लोगों की लाश पड़ी हुई है और कमरे के कोने में लीजा खड़ी हुई है और दीवार पर मिस्टर कमल किशोर की फोटो लगी हुई है। अब गणपत कमल किशोर की फोटो देखकर चिल्लाया, आज मैं फिर से फंस गया। तभी वह पुलिस की टीम आ पहुंची और उन्होंने गणपत को पकड़ लिया और उसको खून के इल्जाम में पुलिस स्टेशन ले गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी पहेली देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।